नमस्कार साथियों, एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। आज है 19 जुलाई। अपन एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कशन है। 2 दिन से एडिटोरियल में कोई खास आ नहीं रहा था। अपने टॉपिक के हिसाब से अपना सिलेबस के अनुकूल पढ़ना होता है। ऐसी तो चीज़ें बहुत आती है कि काम की नहीं होती, तो उस दिन मैं नहीं लेके आता हूँ। आज टॉपिक आया है भारतीय असमानता और विश्व बैंक के दावे। जो अपना जीएस पेपर फर्स्ट में भारतीय अर्थव्यवस्था में सामाजिक क्षेत्र के अंदर 3 शब्द है: गरीबी, बेरोजगारी और असमानता। विश्व बैंक के दावा किया है कि भारत में कम तो हो ही है, लेकिन उपभोग जो कंज्यूमर उपभोग है, असमानता वो बढ़ती गई है। और ये डाटा कहाँ यूज़ कर सकते हैं अपन? ऐसे फोर्थ पेपर में आए वहाँ अपन यूज़ कर सकते। सारे डाटा कभी इंपॉर्टेंट नहीं होते। मैंने लास्ट में 3% लिए हैं बना के, और वो अपन डिस्कशन करेंगे, तो ताकि एग्जाम में अगर मान लो पर्सन आए तो अपन अच्छे से यूज कर सकते हैं। अपन बेसिक पढ़ते हैं कि विश्व बैंक के पढ़ते हैं। विश्व बैंक क्या है? विश्व बैंक द्वारा ये जारी किया गया डाटा, तो अपन उसी के बारे में पढ़ते हैं कि जो वर्ल्ड बैंक है, क्या है वर्ल्ड बैंक? वर्ल्ड बैंक जो 1944 के ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन कब हुआ था? 1944 के अंदर जब ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन होते, 2 संस्थाओं का उद्घाटन ऑर्गेनाइज हुआ था। वो था एक तो आईएमएफ और एक था विश्व बैंक। मुख्यालय इसका डीसी वाशिंगटन में ही है, आपको ये पता है। और ये अभी वर्तमान में 189 सदस्य है। कितने? 189 सदस्य हैं। ये बेसिक याद रखना। उद्देश्य मतलब विश्व बैंक का उद्देश्य एक तो आपको पता लग गया कि वैश्विक गरीबी उन्मूलन, विकासशील देशों में आर्थिक सहायता देना, पैसे देना, फंडिंग देना है, और गरीबी के उद्देश्य को ख़त्म करना, गरीबी कम करने के लिए सहायता देना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, तभी तो होना। और इसकी 5 संस्था है, वो आपको याद रखना। पहला है IBRD, और ये फाउंडर मेंबर है भारत इसका। जब से विश्व बैंक बना तभी से इसका IBRD है। और IDA जो निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए डेवलपमेंट बात करता है। और तीसरा है IFC, चौथा है MIGA, है ना, मल्टी इन्वेस्टमेंट मॉडल के रूप में इन्वेस्ट करने के लिए बढ़ावा देते हैं। और दूसरा है डिस्प्यूट अगर ख़त्म करना किसी के, तो वो ICSID। और याद रखना, पीटी में अगर फैक्ट आ जाए तो इसका भारत सदस्य नहीं है। किसका? ICSID जो डिस्प्यूट को सॉल्यूशन करता है। ये तो होगी बेसिक बात किसकी? विश्व बैंक की। अपन पढ़ते रिपोर्ट में क्या कहा कि विश्व बैंक ने हाल ही रिपोर्ट के अनुसार असमानता कमी दर्शाई, लेकिन उसने एक चिंता दर्शाई कि गरीबी कुछ वर्षों में बहुत कम हुई, असमानता भी कम हुई है 11-12 की तुलना में, 10 वर्षों या 13 वर्षों की तुलना में। लेकिन सबसे बड़ी बात है कंज्यूमर उपभोग है ना, वो आज भी गरीबी जो 50% 40% नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, वो आज भी अपनी आवश्यक वस्तुओं खरीदने में नहीं खरीद पा रहे। असमानता कमी आई, जैसे 100 रुपये थे और 2011 मान लो एक आदमी के पास 100 रुपये थे और एक के पास 10 रुपया था। अब अमीर के अंदर यहाँ 90 आए और यहाँ पे 40 रुपये हो गए। तो वो कह रहे हैं इस हिसाब से तो कमी आई है, लेकिन खरीदारी करने में उपभोग आज भी असमानता की बढ़ोतरी देखने को मिलती है। रिपोर्ट के आधार पर NSSO आंकड़ा है सांख्यिकी 2011-12 के उपभोग सर्वेक्षण 2023 हाल ही में नए आंकड़े सार्वजनिक रूप से आए हैं, वो अभी आगे है। अपन उसी के विश्व बैंक के प्रमुख आंकड़े की बात की जाए, विश्व बैंक के प्रमुख जो ये गिनी इंडेक्स है, ये मापक है। क्या है? मापक। विश्व बैंक के प्रमुख आंकड़े 11-12 की तुलना करते हैं 22-23 के आंकड़े अगर देखा जाए तो गिनी सूचकांक है वो थे उस समय 11-12 में कितने थे? 494 थे। अब कितना हो गए घट के? तो 402 हो गए। तो मतलब कमी आ गई ना, दिख रही ना आंकड़ा। तो विश्व बैंक कह रहा है कि गिनी जो गुणांक है जो असमानता मापने का, उसके आधार पे भी कम आई। शीर्ष 10% का हिस्सा घटा है, 30% से बढ़ के 27% हुई है। जो पहले क्या था कि मतलब 10% के पास है ना, असमानता बहुत ज़्यादा थी। मतलब जैसे आंकड़े की एक बात की जाए कि भाई आंकड़े कि एक आंकड़ा ऐसा दिखाया जाता है कि वहाँ 40% 50% लोगों की संपत्ति मात्र 13% थे। अगर निचले जो 50% की बात की जाए तो ये 23% थे 2011। अब बढ़ गए 25%। तो गरीबों का हिस्सा भी कम हुआ है, हिस्सेदारी बढ़ी। तो इस आधार पर विश्व बैंक की आंकड़ा कहता है कि मतलब गिनी गुणांक या शीर्ष 10% का हिस्सा निकाला जाए। जो एक रिपोर्ट आई थी कि प्रमुख 10% टॉप जो अमीर है उनके पास 73% संपत्ति है, वो घट के अब 50% के आसपास यह बताई जा रही है। तो शीर्ष जो 10% हिस्सा है वो कह रहा 30% 4
प्रतिशत के पास संपत्ति मानो, तो वो अभी घट के 27.5 मतलब 3% में गिरावट आई है। उस आधार पे ये कह रहा है कि भारत में असमानता कमी आई, लेकिन उपभोक्ता जो आय की असमानता है वो बढ़ी है, अभी तक आय उतनी नहीं बढ़ी है। अब ये प्रश्न है, लेकिन उससे पहले अपन कुछ डिस्कशन करते हैं कि भारत में गरीबी रेखा की असमानता के आंकड़े हैं कुछ। अभी 2024 में विश्व बैंक के अनुसार श्रम गरीबी है वो बता रहा है 3% रही है श्रम बेरोजगारी। कितनी? 3%। गरीबी रेखा की बात की जाए, गरीबी रेखा विश्व बैंक के अनुसार अगर पर डे $2.15 नहीं कमाता है तो विश्व बैंक के अनुसार गरीबी है। और भारत के अंदर आपको पता ही होगा 32 रुपया या 27 रुपया रघुराम राजन के अनुसार है। वो मैंने बहुत पहले एक वीडियो बनाया था, उस समय समझाया था, ऊपर पढ़ा होगा, तो आप जाके वापस रिवीजन वही वीडियो कीजिए। प्रमुख रिपोर्ट की बात की जाए 2023 की वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट के अनुसार तो क्षेत्रीय असमानता क्या होती है? अगर टर्मिनोलॉजी पूछ ले 2 नंबर में, क्षेत्रीय असमानता क्या होती है, तो गरीबी शहरी और ग्रामीण लोगों के बीच में तुलना में दोगुनी है, उसको बोलते हैं क्षेत्रीय। मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी शहरी क्षेत्रों की तुलना में दोगुनी होने के उसको बोलते हैं क्षेत्रीय असमानता। अब मान लो शहरी बेरोजगारी की बात की जाए तो 8.9% है, ग्रामीण बेरोजगारी 6.6% है। और ये CMI एक रिपोर्ट है, राष्ट्रीय बेरोजगार दर अभी वर्तमान में ये 24 के अनुसार ये बता रहा है 7.4% है, जो दोनों को मिला के है, जो 15 से 24 वर्ग के आयु को शामिल किया गया था। तो ये अब असमानता की बात की जाए, वर्ल्ड इनइक्वलिटी रिपोर्ट 2024 की बात की जाए तो ये कह रहा है कि शीर्ष 1% आबादी के पास मात्र 40% राष्ट्रीय संपत्ति है। तो गरीबी है ना श्रम। तो क्या कह रहा है कि 1% के पास आबादी मात्र 40% लोगों की संपत्ति 1% लोगों के बराबर है। नीचे से 50% लोगों के पास मात्र 13% संपत्ति है ना। अब मान लो अपन पढ़ते हैं कि भाई गिनी सूचकांक आया है, अभी ये अपन मापते हैं, तो ये क्या है गिनी सूचकांक? तो अपन को इसलिए पढ़ना है ताकि याद रहे, ताकि एग्जाम में आए 2 नंबर प्रश्न भी ये क्या होता है तो अपन समझने आसानी हो जाए। भाई ये गिनी जो सूचकांक होता है क्या रहा, ये रहा, ये जो होता है ना ये असमानता को मापने का सांख्यिकी मापदंड है जो आय या संपत्ति के वितरण में अंतर को दर्शाता है। पहली बात तो ये रखना कि आय की असमानता मापने का एक सांख्यिकी मापदंड है जो आय या संपत्ति के वितरण में अंतर को दर्शाता है, उसको बोलते हैं गिनी इंडेक्स। और ये मान सीमा की बात की जाए तो 0 से क्या होता है, 0 से 1 के बीच में क्या होता है, 0 से 1 के बीच में ये जो 0 से पूर्ण असमानता और 1 पूर्ण असमानता और समानता की बात की जाए, 0 पूर्ण समानता 1 पूर्ण असमानता की बात की जाए तो ये मान सीमा है किसकी, गिनी सूचकांक। 2 नंबर में अगर प्रश्न आए तो आपको याद रखना कि 0 से लेकर 1 के बीच में मापन करता है, वो है गिनी गुणांक। अब मान ले कम गिनी मापती है या ज़्यादा मानती है, सर्वाधिक मानती है, तो 0 से 1 के बीच में मापा जाता है। अगर 0 है तो पूर्ण समानता है, कोई फर्क नहीं, भेदभाव नहीं है। अगर 1 है तो असमानता ज़्यादा है। जैसे अधिक समानता सकारात्मक संकेत देती है और अधिक असमानता चिंता का विषय है। जैसे भारत का अनुमानित गिनी 0.4% विश्व बैंक के अनुसार है, मतलब ये कह रहा है कि 1% लोगों के पास 40% संपत्ति है और शेष 50% लोगों के पास 13% संपत्ति है। तो ये क्या है, ये गिनी सूचकांक चिंता का विषय है। तो आपको 2 नंबर में प्रश्न आ जाए तो आपको इस तरह याद रखना है। तो मैंने आपको ये गिनी इंडेक्स, विश्व बैंक का बेसिक, विश्व बैंक का डाटा अभी क्या कह रहा है और आय के जो असमानता रिपोर्ट के डाटा क्या कह रहे हैं। अपन आगे चलते हैं कि प्रश्न दिए मैंने, प्रश्न के हिसाब से हम पढ़ते हैं ताकि अपना बेसिक कवर हो जाए। प्रश्न कह रहा है कि भारत में आर्थिक असमानता की बात की जाए, मापने के प्रमुख मानदंड कौन से हैं। हालिया रिपोर्ट प्रकाश जो अपन ऊपर रिपोर्ट के 2 निष्कर्ष निकला, लेकिन पहली भूमिका अपन बढ़ाएंगे। इसका भूमिका क्या होगी, इसकी भूमिका होगी भारत जैसे विविध सामाजिक आर्थिक ढांचे वाले देश में आर्थिक असमानता को मापने का एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। इसके लिए विभिन्न संकेतक आंकड़ों का प्रयोग किया है, जैसे गिनी है ना, जैसे
गिनी इंडेक्स, पहला पॉइंट याद रखना। दूसरा, आय और उपभोग का वितरण, है ना, इनकम, आय और उपभोग, है ना, ये दूसरा पॉइंट हो गया, मापने के मापदंड भारत में। तीसरा, संपत्ति, है ना, संपत्ति वितरण। चौथा, कार्यशील वेतन बनाम कॉरपोरेट, है, वर्किंग जो लेबर है उसकी कार्यशील वेतन बनाम कॉरपोरेट। शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा जैसे को मापा जाता है। कौन कौन से आपको याद रखना भारत में असमानता मापने के लिए? गिनी इंडेक्स, आय उपभोग, संपत्ति वितरण, कार्यशील वेतन बनाम कॉरपोरेट लाभ। तो आपको ये 4-5 पॉइंट याद रखना है। इसीलिए मैंने पर्सन उठाया ताकि पर्सन के हिसाब से आपको याद रहे। अगला पर्सन कह रहा है जो मैंने यहाँ स्लाइड पे ही लिया है ताकि आपको एक पर्सन मैं स्लाइड पे दिखा दूँ। अगला चलते हैं कि औसत आय में वृद्धि समानता की गारंटी नहीं है। मतलब ये कह रहा है कि अगर किसी की औसत आय बढ़ रही है तो ये जरूर नहीं है कि वो असमानता हो जाए, मतलब गिनी का सूचकांक 0 हो जाए। एक तो अधिक होता है और एक 0 होता है समानता। भारतीय परिप्रेक्ष्य में स्पष्ट कीजिए। तो ये भूमिका क्या है कि अक्सर नीतिगत रिपोर्टों में औसत आय में वृद्धि को प्रगति का संकेत माना जाता है, परंतु ये आंकड़ा वास्तविक समानता को नहीं दर्शाता, है ना। भाई जरूर नहीं है किसी की इनकम बढ़ रही है तो सारे अब असमानता, घर में किसी के पास 5 रुपया, किसी के पास 10 रुपया, है ना, तो अलग अलग होते हैं। तो भारतीय संदर्भ में आलोचना की बात की जाए तो आलोचना क्या कह रहा है? तो एक तो कहता है कि औसत बनाम मध्यम, मतलब ये कह रहा है कुछ अमीरों के पास तो बहुत अधिक है और उसके बाद कम है। जैसे 1% संपत्ति 40% लोगों के बराबर है और 50% संपत्ति 13% लोगों के बराबर है। तो ये है ना, क्या ये औसत बनाम मध्यम है ना। कोविड-19 की बात की जाए, किसकी? कोविड-19 के बाद की बात की जाए तो गरीबों की आय घटी जबकि पूंजीपतियों की संपत्ति बढ़ी। उदाहरण 2020 और 22 के अंदर भारत के 100 सबसे अमीर संपत्ति दोगुनी हुई थी। ग्रामीण बनाम शहरी अंतर, जो क्षेत्रीय असमानता बढ़ती है ना, मजदूरी रोजगार स्तर यहाँ घटते रहते हैं। उपभोग स्तरों में गिरावट, एनएसएसओ के आंकड़े के अनुसार 2017-18 में बताता है कि ग्रामीण खपत गिरावट आई। सामाजिक सेवाओं की असमान पहुंच, बेहतर शिक्षा स्वास्थ्य सेवा के केवल उस वर्ग तक सीमित है। मतलब 5 पॉइंट है, कौन कौन से? औसत बनाम मध्य, कोविड-19 के बाद का प्रभाव, ग्रामीण बनाम शहरी अंतर, उपभोग स्तर में गिरावट और सामाजिक सेवाओं की असमान पहुंच। इसको बोलते हैं भारतीय जो संदर्भ है उनको, जो ये प्रश्न है कि भाई समानता गारंटी नहीं है, भारतीय परीक्षा में स्पष्ट कीजिए, तो ये स्पष्ट भारतीय परीक्षा में। तीसरा प्रश्न अपन यहाँ डिस्कशन करते हैं वापस कि हाल ही के विश्व बैंक की रिपोर्ट पृष्ठभूमि के अनुसार आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। ये फैक्ट होता है, इस तरह प्रश्न आरपीएस से ज़्यादा पूछती है। कंसेप्ट वाले की 5 नंबर में पूछ ले, हाल ही विश्व बैंक की रिपोर्ट में आलोचनात्मक विश्लेषण या बिंदु बताइए कि भाई उसने यही बोला कि विश्व बैंक के अनुसार अगर बात की जाए डेटा पारदर्शी आलोचना बिंदु, अपन आलोचना बिंदु उठाते हैं, भूमिका और निष्कर्ष आप थोड़ा ध्यान देना तो मैं बताता हूँ। 2024 में विश्व बैंक की रिपोर्ट का दावा क्या? ये आय असमानता में कमी आई है और ये दावा नीति निर्देशन संदर्भ में महत्वपूर्ण, लेकिन इसलिए इसके आलोचनात्मक विश्लेषण की आवश्यकता है। ये भूमिका हो गई। आपको आलोचनात्मक बिंदु की बात की, डेटा की पारदर्शिता पर सवाल होता है। क्या होता है? डेटा पारदर्शिता का सवाल होता है। 2017-18 की बात की जाए, एनएसओ आलोचना करेंगे, किसी का एक रिपोर्ट का जिक्र करेंगे ना भाई, एनएसओ के अनुसार एनएसओ के अनुसार 2017 और 18 के सर्वे का दबा दिया गया था। 2022-23 के डाटा का सार्वजनिक नहीं किया, जिसकी तुलना में संदिग्ध है। डाटा अभी तक 2023 के अनुसार नहीं मिल रहा। आंकड़े की वास्तविकता की दूरी, दूसरा पॉइंट है वास्तविकता की दूरी। किसकी वास्तविकता? क्या कह रहा है कि वास्तविकता क्या कह रहा है कि वास्तविकता यही कह रही है कि वर्ल्ड इनवेलिटी लैब, ऑक्सफैम, अजीम प्रेमजी फाउंडेशन आदि असमानता के आधार पर आंकड़े दिए गए, जिसके आधार पर कह रहे हैं कि नहीं असमानता घटी है, और विश्व बैंक कह रहा है असमानता बढ़ी है। नहीं, असमानता घटी है, विश्व बैंक कह रहा है। और अजीम प्रेमजी फाउंडेशन और वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब के अनुसार आय की असमानता भारत के अंदर बढ़ी है। राजनीतिक टाइमिंग की बात की जाए, डाटा वो अलग कह रहे हैं, कई चुनाव निकट थे तो इसलिए वो अपने डाटा बढ़ा के बताए, तो उनका डाटा अभी तक ऐसा है नहीं।
चौथा पॉइंट, औसत आंकड़ों की भ्रामकता बात की जाए कि भाई देश में सिर्फ 10% आबादी लाभार्थी है जबकि 50% जनता के पास कोई वास्तविक लाभ नहीं। तो ये भ्रामक बातें हैं। वास्तविक जीवन का अनुभव कुछ और ही होता है, ज़मीनी हकीकत कुछ और बताती हैं। तो ये क्या है, विश्व बैंक की रिपोर्ट या किसी और के दावों के बीच में कंपेयर करते हैं तो जिससे अपना उत्तर आकला जा सकता है। अपन आगे चलते हैं। मैनेजमेंट का टॉपिक चल रहा था, छोटे से टॉपिक हो गया था। अपन व्यवसाय के बारे में पढ़ा था, व्यवसाय के प्रकार पढ़ लेते। अपन आज पढ़ते हैं कि व्यवसाय के मुख्य उद्देश्य क्या है। कोई भी बिजनेस करता है, मुख्य उद्देश्य क्या होता है? लाभ का अर्जन, अधिक से अधिक लाभ कमाना, लॉन्ग टाइम बिजनेसमैन मॉडल के रूप में। ग्राहक को संतुष्टि, विश्वास और स्थायित्व के लिए अनिवार्य है। सामाजिक उत्तरदायित्व की बात की जाए, समाज के प्रति नैतिक उत्तरदायित्व जैसे पर्यावरण संरक्षण, रोजगार सृजन की बात की जाए। प्रमुख उदाहरण की बात की जाए, अमूल। अमूल क्या कह रहा है? अमूल कह रहा है सहकारी मॉडल द्वारा किसानों को लाभकारी मूल्य। जैसे टैगलाइन, द टेस्ट ऑफ इंडिया, रिलायंस जियो, डिजिटल इंडिया को सशक्त बनाने में अग्रणी। और ये डेटा क्रांति का सूत्रपात की बात की जा रही है। मतलब व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जन, ग्राहक संतुष्टि, विश्वास और स्थायित्व के लिए अनिवार्य है। जो सामाजिक उत्तरदायित्व की बात करें तो ये 3 पॉइंट है मुख्य उद्देश्य व्यवसाय का। उसका उदाहरण की बात की जाए, जैसे अमूल सरकारी मॉडल, सहकारी मॉडल जो किसानों को लाभकारी मूल्य देता है। इसकी टैगलाइन क्या है अमूल की? द टेस्ट ऑफ द इंडिया, रिलायंस जियो, डिजिटल इंडिया को सशक्त बनाने के अग्रिम, डेटा क्रांति का सूत्रपात हुआ ना। तो ये क्या है? ये है एक व्यवसाय मुख्य उद्देश्य के रूप में डिस्कशन करते हैं, जिसे मैनेजमेंट छोटा छोटा टॉपिक अपन एक पैरेलल में लेके चलते हैं, जिसे अपना उद्देश्य है कि मल्टीपल टाइम, एक ही टाइम में मल्टीपल जो पाठ्यक्रम में कवर किया जाए। तो आप डेली इसको फॉलो कीजिए, सुनते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट एडिटर, और इसका सब्सक्रिप्शन भी कीजिए साथ साथ में। मिलते हैं नेक्स्ट एडिटोरियल डिस्कशन में।